आज हम लोग इस वीडियो में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा, तो ये जानना ज़रूरी क्यों है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। ऐसा होता है, शुरुआत में दो पार्टीज अग्री तो कर लेते हैं कि किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है वो कल भी इस बात के साथ खड़े रहें। मना भी तो कर सकते हैं ना, मुकर जाएंगे अपनी बात से, पीछे हट जाएंगे, विड्रॉ कर देंगे, कहेंगे अरे हमारे बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, हम तो कोर्ट ही जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में आपका अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है तो आप उसे ऐसे कोर्ट में प्रूफ दिखा सकते हैं और आपका जो मामला है अगर आर्बिट्रेशन में जाने लायक है तो कोर्ट आर्बिट्रेशन में भेज देगा। बात करें एक्ट में तो ये चैप्टर 2 के अंदर दे रखा है, स्पेसिफिकली 3 सेक्शन से डील करते हैं, 7, 8, 9। तो इन तीनों के बारे में मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दे रखा है। उधर ये बोला गया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 7 में दे रखा है। अब सेक्शन 7 में देखते हैं क्या है। सेक्शन 7 ये कहता है कि मतलब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है कि उनके बीच में अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन के पास आर्बिट्रेशन करवाएंगे। उनके बीच में जो भी लीगल रिलेशनशिप है उस लीगल रिलेशनशिप की वजह से किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर रिजॉल्व कराएंगे। इसका मतलब मीनिंग साफ साफ यही है कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है कि उनका प्रेजेंट डिस्प्यूट या फिर जो फ्यूचर में आने वाला डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को लेके वो लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आई होप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। अब आता है अगली स्लाइड पे, कितने फॉर्म्स में हो सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो पहला है हमारा कम्युनिकेशन। अगर जो पार्टीज़ है साफ साफ उन लोगों के पीछे एकदम क्लियर कम्युनिकेशन है कि देखो हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर रहे हैं लेकिन हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम लोग ना आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर सॉल्व कराएंगे। तो ये भी एक मतलब वैलिड फॉर्म है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो जब तक पार्टीज अग्री कर रही है ना कि जो उनका मैटर है आर्बिट्रेशन में सॉल्व होने हैं और वो मैटर ऐसा है कि जो आर्बिट्रेशन में सॉल्व हो सकता है, तब कोई नहीं रोक सकता। पर वही एक पार्टी मना करे, एक पार्टी मतलब डिनाई करने लग जाए, है ना, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा इश्यू राइज हो जाता है। वरना तो अगर दोनों पार्टीज अग्री फिर क्या। फिर अगला तरीका है आर्बिट्रेशन क्लॉज। जो आपका अग्रीमेंट है ना उसी के अंदर आप एक क्लॉज डाल दो जिसे आर्बिट्रेशन क्लॉज कहते हैं। उसमें ये लिख दो कि डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। या फिर आप सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी बना सकते हो। जो आपका मेन अग्रीमेंट है उसके एडिशन में एक और अग्रीमेंट बना लो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगला है इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस। मतलब आप क्या करो कि आप जो का मेन अग्रीमेंट है आप उसके अंदर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को रेफर करो जिस डॉक्यूमेंट में आपने आर्बिट्रेशन की बात कर रखी हो कि मतलब आपके पीछे किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होगा तो आप आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। तो बात है अगली स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स है वैलिड एग्रीमेंट के लिए। मतलब अगर कोई आर्बिट्रेशन में एंटर कर रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि राइटिंग में होना चाहिए। इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगले स्लाइड पे देखते हैं राइटिंग में होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। अब किसे मैं कहूँगी कि राइटिंग में, तो जो डॉक्यूमेंट होगा दोनों पार्टी से साइन करें, ये नहीं कि एक ने लिख दिया, दोनों के सिग्नेचर्स होने चाहिए। या फिर लेटर, टेलीग्राम, टेलेक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो। या फिर आप क्या कहते हैं कि किसी एक पार्टी ने आर्बिट्रेशन की बात करी हो, किसी मतलब किसी कहीं पे भी प्रूफ है और दूसरी पार्टी ने उसे डिनाई ना किया हो, तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि हाँ रिटर्न एग्रीमेंट है और दोनों पार्टी की सहमति थी एक समय पे। और अच्छा देखो एक और बात, अगर दोनों पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा है लेकिन बाद में जो दोनों पार्टीज है वो मना करे, कहे कि नहीं हमें जाना नहीं है, तो उसमें भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ये तो शायद प्रूफ हटा भी सकते हैं ना। तो पार्टीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पार्टीज एक्चुअली में क्या चाहते हैं। तब अगले स्लाइड पे इन एसेंशियल्स को डिटेल में केस लॉ के थ्रू समझेंगे। तो उस केस का नाम तो पहले एसेंशियल समझ आ गया होगा, राइटिंग में होना चाहिए। के मोदी वर्सेस के मोदी का केस है ये। इसमें यह बोला गया है कि दूसरा एसेंशियल ये है कि आप लोग अपने अग्रीमेंट में लिखो कि जो हम डिस्प्यूट है हमें किसी प्राइवेट ट्रिब्यूनल को रेफर करेंगे, ना कि कोर्ट को। और जो प्राइवेट ट्रिब्यूनल जिसे आप रेफर करने की बात कर रहे हो वो इम्पार्शियल होना चाहिए, ये नहीं कि पार्शियलिटी कर रहा मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से हो। और दोनों पार्टीज आपस में खुद को बाउंड कर रही हैं कि जो भी फैसला आएगा आर्बिट्रेटर के थ्रू हम दोनों से फॉलो करेंगे। फिर दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पार्टी का इंटेंशन ही नहीं है, उसने साइन कर लिया देखा कि अरे मेन एग्रीमेंट ही है, नहीं, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आना चाह रहे हैं। अगला है कंसेंसस एड ईडम। मतलब दोनों पार्टीज को एक ही चीज़ पे एग्री करना होगा एक ही मैनर में।
मतलब अग्री टू सेम थिंग इन अ सेम मैनर। और ऐसा नहीं, मतलब और साफ साफ लिखा होना चाहिए, मतलब जो अग्रीमेंट है ना उसमें अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि केस आता है कोर्ट के सामने, उस अग्रीमेंट में ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो अगर आप कहीं पे शब्द ढूंढते हो तो ये मत समझ लेना कि अरे हाँ पार्टीज तो चाहते ही हैं कि जो मैटर है आर्बिट्रेशन में जाए, ऐसा नहीं है। अब आपको ना ठीक से उसे पढ़ना पड़ेगा। इन वर्ड्स का आर्बिट्रेशन मतलब उसे अग्रीमेंट में प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि अब आर्बिट्रेशन में ही मैटर जाएगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इधर जैसे पार्टीज ने लिखा पार्टीज कैन इफ दे डिजायर रेफर द डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे कहीं पे ये लग रहा है कि दोनों पार्टीज की सहमति है कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे, लिखा है इफ दे डिजायर, मतलब उनकी मर्जी है। तो ये कहाँ से वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके क्या क्या कंटेंट है। तो पहली बात, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे ये लिखा होना चाहिए। अब नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो है वो यहाँ पे ना, आप अगली स्लाइड में देखो, यहाँ पे इवन नंबर में आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, ऑड नंबर में आर्बिट्रेटर चाहिए। ऐसा क्यों। अगर इवन नंबर के आर्बिट्रेटर हुए तो ऐसा हो सकता है ना कि टाई हो सकता है, जब डिसीजन देंगे ये लोग तो टाई हो सकता है। इन लोग का काम एकदम जज जैसे ही तो होता है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि मतलब जो है ऑड नंबर, कोशिश क्या मतलब यही रूल ही है, ऑड नंबर में होना चाहिए, इवन नहीं अलाउड। हाँ कंसिलिएशन वगैरह में इवन नंबर ऑफ कंसिलेटर अलाउड है। फिर अगले साइड पे देखते हैं क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का। वैसे तो पार्टीज खुद ही डिसाइड कर सकती हैं, जैसे पार्टीज ना खुद ही क्वालिफिकेशन भी लिख लेती हैं, खुद ही तरीका भी लिख लेती हैं कि ऐसे ऐसे मतलब इन लोग को आर्बिट्रेटर चुनना है। लेकिन अगर पार्टीज मान लो खुद नहीं लिखती तो किसी इंस्टीट्यूशन को रिफर करती है, तो हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, तो हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो लोग उस हिसाब से चलते हैं। अगर एक आर्बिट्रेटर चुनना है तो दोनों पार्टी को उसमें अपनी सहमति दिखानी होगी, दोनों पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। वरना ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टी एक एक चुने, फिर वो दो आर्बिट्रेटर मिलकर एक और आर्बिट्रेटर को चुने, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। अब मान लो दो पार्टीज है ना, बात है जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होना है। अब क्या होता है एक पार्टी चुनती ही नहीं अपना आर्बिट्रेटर, तो कोर्ट में इंसान जा सकता है, वो जिस इंसान मतलब दूसरा पार्टी जा सकता है कोर्ट में और कहेगा कि ये पार्टी जो है ये आर्बिट्रेटर नहीं चुन रही है। तो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट में जाएगा, और अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी प्रोसीडिंग के दौरान वो भी पार्टीज खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उन्हें लिखना होगा, मतलब अग्रीमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर वो खुद ही प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, खुद ही आर्बिट्रेटर चुनेंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग एडहॉक आर्बिट्रेशन। या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन को चुन रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, तो वो भी मैंशन करें। फिर अगला है सीट एंड वेन्यू। अगले स्लाइड पे देखते हैं सीट और वेन्यू में पहले फ़र्क क्या है ये समझो। सीट और वेन्यू भी लिखी होनी चाहिए अग्रीमेंट में। तो सीट मतलब ये होता है ना किस जगह का लॉ लगेगा, और वेन्यू वो होता है कि किस जगह पे आर्बिट्रेशन होगा। वेन्यू का मतलब कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ का लॉ लग रहा है, कुछ भी नहीं, वेन्यू तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ का लॉ लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं सीट। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, क्या कोर्ट के पास पावर है वो किसी मैटर को रिफर कर सकता है आर्बिट्रेशन के लिए, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो ये बात दे रखी है सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 7 जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो कोर्ट बिल्कुल दे सकती, रेफर कर सकती है मैटर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। तो क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मान लो कोई मैटर है जो कि कोर्ट के सामने लाया गया है, अब कोर्ट को ये पता चलता है कि उस सब्जेक्ट मैटर को लेके कोर्ट में आए गए हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रखा है कि हमारा अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड है, एविडेंस देखेगा, और लगता है वैलिड है तो कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा कि जाओ आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर सॉल्व कराओ। और लगता है इनवैलिड है, और या फिर लगता है कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो कोर्ट बोलेगा कि आप मतलब कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग करवाओ। फिर अगला है अगले साइड पे सेक्शन 9 में, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरिम मेजर्स। क्या कोर्ट कोई इंटरिम मेजर ले सकती है। अब इंटरिम मेजर क्या मतलब है, इंटरिम मेजर मतलब ये होता है ना कि अभी फैसला आया नहीं है, अभी प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, या फिर शुरू हो गई है लेकिन अभी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या उसके बीच में जो कोर्ट है किसी तरीके का फैसला दे सकता है। वैसे कोर्ट नॉर्मली देता नहीं है, कोर्ट का बहुत कम इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने मैटर्स पे। जैसे सपोज कोई माइनर है, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का, तो अगर उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट करना है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोर्ट कह देगा कि इस प्रॉपर्टी का सेल नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हो गई।
उसके बाद फिर कोर्ट जो है इंटरिम इंजंक्शन भी पास कर सकता है, उसका रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है आपके लिए, और कोर्ट को जो भी जस्ट एंड अप्रोप्रिएट लगता है। फिर आता है अगले स्लाइड पे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है। तो देखो, कोर्ट वैसे नॉर्मली इंटरफेयर करती ही नहीं है। कोर्ट इस वजह से इंटरफेयर क्यों करेगी, बात बताओ। बनाए तो इस वजह से क्या ना, कि कोर्ट का बैकलॉग कम हो सके। हाँ, तो कोर्ट करती है इंटरफेयर, लेकिन बहुत कम मामलों पे। जैसे ये हो गया, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये जो मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो वैलिड है या नहीं है ना, जो आर्बिट्रेटर है वो पार्शियल है या इम्पार्शियल है, तो इन सब मैटर्स पे। या फिर जो पार्टीज हो इनकम्पिटेंट तो नहीं, या आर्बिट्रेटर इनकम्पिटेंट तो नहीं, वैसे उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान या उससे पहले। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के फ़ायदे क्या क्या है, ये आपने पहले भी वीडियोस देखेंगे ना, उसमें से भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। वैसे तो फ़ायदा यही है कि तेज़ी से मैटर सॉल्व हो जाता है। मैंने आपको अमेंडमेंट बिल के बारे में बता रखा है, जो कि 2015 में आया, तो 12 महीने के अंदर इन्हें सॉल्व करना होता है। उसके पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इसे डिसएडवांटेज ही मानते हैं। पैसे कहते हैं कि बहुत सारे आर्बिट्रेटर हुए तो। और उसके बाद फिर इसमें जो बात रहती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, आर्बिट्रेटर से पार्टीज़ को पता होगा। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड पर्सन रहते हैं, मतलब जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा वही मतलब इस चीज़ को डील करेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पार्टी की ऑटोनॉमी रहती है, मतलब पार्टीज अपने हिसाब से जगह डिसाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब पार्टीज़ की अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हैं। कोर्ट में ऐसा उन्हें अलाउड थोड़ी होगा। कोर्ट की जो टाइमिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है अगले साइड पे देखते हैं। अपील के प्रोविज़न बहुत बहुत कम है। मैंने आपको बता रखा है कि अपील सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड्स पे होता है। जैसे इस वजह से मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि अगर मान लो जो आर्बिट्रेटर है ना, वही इम्पार्शियल है, ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पे अपील जा सकती है वैसे तो। या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है, वरना वैसे अपील नहीं अलाउड। फिर यही है कि कोई उसमें उसके अंदर ऐसे पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे जिनका मतलब लॉ से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो सोचो, लॉ को वो लोग गवर्न कर रहे हैं जिन्हें लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि जो आर्बिट्रेटर है ना वो पार्शियल हो, वन साइडेड जजमेंट है, क्योंकि उन्हें रीज़न थोड़ी देना होता है कि हम ये फैसला इस वजह से सुना रहे हैं। आंसरेबल नहीं है ना पब्लिक को वो लोग। फिर आता है हमारा अगले स्लाइड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से मैं इसे शॉर्ट में ही कवर करूँगी, लेकिन इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो ये है कि अगर मान लो जो पार्टी है, ठीक है, कोई एक पार्टी मर जाती है, तो इससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जवाब हमारा सेक्शन 40 में है। तो अगर लेकिन प्लेन लैंग्वेज में पूछोगे तो मैं इसका आंसर बोलूँगी नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे। तो अब हम थोड़ा इसे टेक्निकलिटीज़ के साथ देखते हैं। अब जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा अगर पार्टी मर जाती है। और आप क्या कर सकते हो, सपोज वो जो पार्टी मर चुकी है, तो मान लो कोई डिस्प्यूट है, तो आप जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके अगेंस्ट चलाओ प्रोसीडिंग, वो लोग लायबल होंगे इसके लिए। और एक और बात, एक और क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मान लो जिस आर्बिट्रेटर को उस पार्टी ने चुना, जो पार्टी अब मर चुका है, तो क्या वो आर्बिट्रेटर मतलब अभी भी अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। फिर आते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये एक और बात है, ये भी एडिशनल ही इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर मान लो कोई पार्टी वो इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इससे कुछ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर सेक्शन 41 में है। इसमें ये कहा गया है कि वैसे देखो कई सारे पार्ट से बांट रखा है कि मतलब वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कब एंटर हुआ, मतलब इंसॉल्वेंट होने से पहले या फिर जब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही थी तब। लेकिन अगर मेजरली बोला जाए ऊपर ऊपर से तो यही है कि जो रिसीवर अपॉइंट होता है ना, रिसीवर कौन होता है? लिक्विडेटर जैसे ही होता है। तो जो रिसीवर अपॉइंट होता है उसके ऊपर है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना तो फिर आर्बिट्रेशन नहीं होगा। और भी चीज़ें इसके अंदर, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में ही कवर किया। और डिटेल में पढ़ना हो तो ऑलवेज यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। फिर आता है अगले साइड पे आप केस देखते हैं। तो इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट के अंदर मानो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है, लेकिन वो जो अग्रीमेंट है ना, आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं, सुनना ध्यान से, अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट है मान लो वही वैलिड नहीं है, ठीक है, तो अब मान लो जो अग्रीमेंट है वही इनवैलिड है, तो ऐसे में क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा, कोई इशू नहीं है इस पर। फिर अगले साइड पे एक और केस,
अगर कोई ऐसा मैटर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एविडेंस के सवाल रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व रहता है, तो कोर्ट मना कर देगा, नहीं नहीं इसे आप आर्बिट्रेशन के थ्रू मत सॉल्व करो, ये कोर्ट ही देखेगा इस मामले को। फिर आता है अगली स्लाइड पे और ये देखते हैं लास्ट केस। जब कोर्ट एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट देख रहा था, मतलब आर्बिट्रेशन क्लॉज को देख रहा था, तो ये बोला कि यहाँ पे जो चीज़ हमें देखनी है ये नहीं कह रहे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में तो ऐसा लिखा हुआ है तो हटा दो, ये वैलिड नहीं। नहीं, पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसे देख के लगता है कि हाँ पार्टीज का ये इंटेंशन रहा होगा या पार्टीज का ये इंटेंशन है, तो हम लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, हम लोग इंटेंशन देखेंगे। इंटेंशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कोर्ट ने, क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी बहुत इधर उधर बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर फैक्ट को देख के, सबूतों को देख के साफ साफ ये लगता है कि पार्टीज का इंटेंशन था, तो कोर्ट उसे एक वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मानेगा। अगर अग्रीमेंट जो है ना वेग भी है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, लेकिन पार्टीज का इंटेंशन था ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, आर्बिट्रेशन के लिए मैटर जाएगा। So that's it for now. If there's any doubt, do mention in the comment box. I'll try my best to help you.